Hello everyone, I am Yash Dubey and this is a lecture on the MPPSC previous year questions discussion जिसका नाम हमने लेखनी रखा हुआ है। तो उस लेखनी सीरीज का पार्ट नंबर 2 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले तो जो है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए लिखने को आपको 20 वर्ड्स की लिमिट है, ये आपको पता होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम व्हाट आर एनी पूछता मतलब आप कोई भी लिख सकते हो, एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिबर्टी है वो यूज हुआ है प्रियम्बल के अंदर। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। तो लिबर्टी की जब बात आती है तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप की लिबर्टी का यूज किया गया है। उसका जवाब है 5 टाइप की। अब उन 5 में से कोई 4 टाइप की लिबर्टी जो वो यूज की है वो उसके बारे में बात करना है। तो हमको पता है कि कौन सी लिबर्टी की बात की जा रही है वहां पे, लिबर्टी ऑफ, और ऑर्डर भी याद रखना आप, है ना, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, faith, belief and worship। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। तो ये 5 तरीके की लिबर्टी पूछी जा रही हैं, आपको इसमें से कोई 4 जो है वो लिख देनी है। तो बस यहीं पे आप ऐसे लिखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, 4 अमंग देम आर थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, ऐसा। या 5 लिखना, 5 लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगले भी आते हैं कि विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट द डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, तो हमको पता है सेंटर स्टेट रिलेशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इन पार्ट नंबर 11। और सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है वो 3 हिस्सों में कवर्ड है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक, हमसे यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में पूछ रहा है। तो ये है आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। तो यही बस हमको लिखना है कि इसमें हम लिखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस या यूनियन स्टेट रिलेशंस, एक पॉइंट बनाएंगे आर रिलेशंस आर कवर्ड अंडर पार्ट 11, ये हो गया। दूसरा, आर्टिकल्स फॉर लेजिस्लेटिव रिलेशंस इंक्लूड। तो आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 245 से 255। ठीक, तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 नंबर का, पूछ रहा है कि नेम द 4 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। तो हमको पता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, ड्राफ्टिंग कमिटी was one of the 8 major committees of Constituent Assembly. It was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. It had 6 members प्लस एक चेयरमैन, है ना, टोटल 7, 6 मेंबर्स, है ना। 4 मेंबर्स जो हैं उनके नाम आप कितने पूछ रहा है, 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स के नाम आप लिख दो के.एम. मुंशी, है ना। उसके बाद टी कृष्णामाचारी, फिर एन माधव राव,
और मोहम्मद सदाउल्ला। ये 4 नाम आप जो है वो लिख दे, कोई भी 6 में से कोई भी 4 नाम आप लिख सकते हैं, इजी है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, अब जो है वो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, मतलब अब ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। तो 7 मार्क का क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट एट लीस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखना कैसा चाहिए, ये आंसर इसका 7 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास कंक्लूजन लिखने का स्कोप होगा नहीं क्योंकि लाइंस हमारे पास लिमिटेड है, 9 लाइंस में हमको आंसर लिखना है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आप कंक्लूजन को स्किप कर दो अगर आपको नहीं आता तो वो अलग बात है, पर यूजुअली आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसको स्किप कर दो। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ कि कंक्लूजन स्किप मत करो, इंट्रोडक्शन स्किप मत करो, इंट्रोडक्शन तो आप लिखो। ठीक, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये मान लिया 1 से 1.5 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब आप सोचो हेडिंग आपको क्या बनानी है, हेडिंग बनाओ, और फिर हेडिंग बना के आप जो है वो पॉइंट्स लिखो। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब हमको यहाँ पे पहले तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है और फिर उसके बाद सीधे पूछ रहा है कि लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 एलिमेंट्स। अब आप खुद सोचो कि 9 लाइन में आपने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये लिख दिया, है ना, उसके बाद सीधे आपने 5 एलिमेंट्स लिख दिए, ये तो बहुत कम है, आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। अब कुछ और लिखना है तो अब कुछ और लिखने का मतलब ये है या तो कि आप बेसिक रैंडम पॉइंट्स लिख दो या फिर आप कोई हेडिंग बनाओ और हेडिंग के अंदर पॉइंट लिखो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हम ये पॉइंट बना सकते हैं। ठीक, या फिर हम बना सकते हैं पॉइंट, अगर आपको 2-3 लाइन में आप लिखना चाहो तो आप एवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो कि इस बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ, तो एवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक, इसका एवोल्यूशन जो है वो कैसा हुआ, 2-3 पॉइंट में ये लिख दो। फिर आप इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे बनाओगे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में जो है आप 4-5 पॉइंट लिख दोगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जुडिशियल डॉक्ट्रिन, इज अ जुडिशियल doctrine which was evolved by Supreme Court in 1973 केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक, अब जो है आपने अगर हेडिंग बनाई है यहाँ पे फीचर्स, तो 2-3 पॉइंट फीचर्स के लिख दो कि इट इज एन इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन या इवॉल्विंग प्रिंसिपल, मतलब ये डिसाइड होता है ऑन अ केस टू केस बेसिस, है ना। दूसरा कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी डिसाइड्स इट ऑन अ केस टू केस बेसिस, जुडिशरी इसको केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करती है। ठीक, देन राइट डाउन दी, जो उसने आपसे पूछा है एलिमेंट्स, है ना। तो 5 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, तो लिख दो एलिमेंट्स। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट आप लिख दो सेक्युलरिज्म। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो भी 5 चीज़ें याद आए, जैसे मुझे अभी ये 5 चीज़ें याद आई तो मैंने ये लिख दिया। आपको जो 5 चीज़ें याद आए, और मेरे ख्याल से जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम 10 पॉइंट्स तो पढ़ते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो आपको उसमें से कोई भी 5 चीज़ें जो वहाँ पे याद आ जाए आप वो लिख दो। ठीक, ये हो गया आपका ये वाला आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज़ मेड फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, डिस्कस, है ना। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है उसने भारत में फेडरलिज्म को क्या किया है, मजबूत किया है। तो यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप स्थापित करना है पॉजिटिव, कि कैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स ने भारत में जो है फेडरलिज्म को मजबूत किया है। तो यहाँ पे अब आप इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में या तो कोएलिशन पॉलिटिक्स लिख सकते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन लिख दो उसकी, या फेडरलिज्म के बारे में लिख सकते हैं, या फिर दोनों के इंटर रिलेशनशिप के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इंट्रोडक्शन ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि जैसे फेडरलिज्म के बारे में अगर लिखें तो फेडरलिज्म स्टेट्स दैट देयर शुड बी cordial relationship between center and states। 2 लाइन में हो गया आपका। फिर आपको बताना है कि कैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स ने फेडरलिज्म को मजबूत किया है। तब आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हो ऐसा कि सीधे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ लिख दो कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म। ठीक, कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म। अब कैसे इसने स्ट्रॉन्ग किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट यूजुअली involves regional parties। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब तो आपको पता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक कोएलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती हैं। और उन कोएलिशन पार्टनर्स में से कई पार्टनर्स ऐसी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं। ठीक, तो रीजनल पार्टीज के मुद्दे अब नेशनल लेवल पे आएंगे, तो उससे जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और स्थापित होगा और बेहतर होगा। तो पहला पॉइंट लिख दिया, कोएलिशन गवर्नमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स regional parties through which regional issues are reflected at national level। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कि अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स है तो कोएलिशन पार्टनर्स में रीजनल पार्टीज भी केंद्र में सरकार में हिस्सेदार हैं, तो अब जो है सेंटर अपनी मनमर्जी स्टेट के ऊपर नहीं चला सकता, थोप नहीं सकता, मतलब फेडरलिज्म बढ़ रहा है। ठीक, कि कोएलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर cannot impose its whims and fancies, मतलब अपनी इच्छाएं on the state government। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट,
अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट रीजनल political parties become stakeholder in issues of national interest, in issues of नेशनल इंटरेस्ट। तो कोलिशन गवर्नमेंट के माध्यम से जो रीजनल पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दों में उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित होती है। तो इससे फेडरलिज्म जो है वो स्मूथ होगा। ठीक, अगला कि थ्रू कोलिशन गवर्नमेंट a forum is created to settle disputes between center and state। बस इतने में आपकी 9 लाइन आराम से खत्म हो जाएंगी। 4 आपके पॉइंट्स हो गए, हेडिंग हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। क्या ये वाला पॉइंट क्या है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो सेंटर स्टेट के पास एक मौका होगा, जबकि वो अपने जो उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट एक मौका है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो केंद्र में है वहाँ पे रीजनल पार्टीज भी शामिल हैं। तो वैसे अगर मान लो सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता तो उसको सॉल्व करने के लिए जो एरियाज़ हैं हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास आर्टिकल 262 के तहत इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, 263 के तहत हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक और पटल है, एक और फोरम है जहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस या सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट के मामले सुलझाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए कैसे हमारा जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कैसे कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फेडरलिज्म को मजबूत कर रही है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ पब्लिक कोर्ट। अब देखो पब्लिक कोर्ट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, लोक न्यायालय, लोक अदालत है ना, उसको हम अंग्रेजी में भी लोक अदालत ही बोलते हैं, पब्लिक कोर्ट ऐसे हम नहीं बोलते उसको। एंड स्टेट हु आर एलिजिबल टू गेट फ्री लीगल एड। तो पहले हमको कॉन्सेप्ट पर्पस बताना है पब्लिक लोक अदालत का, और फिर उसके बाद हमको बताना है कि एलिजिबल कौन कौन है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स हैं आपके, है ना। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो है वो बताना है कि लोक अदालत क्या है, उसका पर्पस। देखो क्या बताना है हमको, कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ लोक अदालत, और थर्ड फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट पर्पस करके आप एक हेडिंग अलग से भी बना सकते हो। तो लोक अदालत जो है वो क्या है, लोक अदालत इंट्रोडक्शन, लोक अदालत आर दी एवेन्यूज फॉर alternate dispute are the avenues for alternate dispute resolution so that justice can be inexpensive एंड टाइमली। तो समयबद्ध और सस्ता तरीके से जस्टिस मिलना, जहां आउट ऑफ कोर्ट मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक पार्ट है, मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का पार्ट है।
ठीक। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉन्सेप्ट एंड पर्पस, तो हमने यहाँ पे पर्पस भी आ गया इसमें, इनएक्सपेंसिव और टाइमली जस्टिस मिले, ये पर्पस है उसका, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हम अलग से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, मतलब अलग से हेडिंग बना के सॉरी लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट ओरिजिनेटेड in 1985 in the state of Gujarat, 1985 अंडरलाइन करो, गुजरात अंडरलाइन करो, to provide speedy and inexpensive justice to the people। बस ये हो गया। अगर आप अलग से इसमें ऐसे बनाना चाहते हो एक सब हेडिंग, आप अलग से ये बना सकते हो अलग पॉइंट कि इसका पर्पस जो है वो क्या है, तो पर्पस वही आप ऊपर वाली चीज यहाँ पे लिख सकते हो, स्पीडी एंड आपका इनएक्सपेंसिव जस्टिस डिलीवरी। ठीक, फिर अगली हेडिंग आपसे जो पूछ रहा है कि हु आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हो पर्सन्स, यही जो पूछा है वही हेडिंग बना दो आप। ठीक, पर्सन्स एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड। क्या क्या पर्सन्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एलिजिबल होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एलिजिबल होते हैं लीगल एड के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन एलिजिबल होते हैं फ्री लीगल एड के लिए। अगला पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आप देख लो जुवेनाइल्स जो हैं, जुवेनाइल्स आप जानते हैं ना, जुवेनाइल जो वयस्क नहीं है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, जुवेनाइल्स। अगला जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं वो, तो ये कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं हु आर एलिजिबल टू गेट फ्री लीगल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। फ्री लीगल एड आप चाहें तो यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 39A भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर 39A through which the government provides free legal aid to certain category of people which includes, ऐसे आप लिख दो है, या डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। एक शब्द आपने आर्टिकल 39A अगर लिख दिया तो बहुत अच्छा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में अगर आपने आर्टिकल कोट किया है तो यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, so this complete our discussion on the previous year questions of the Lekhini series, and I will see you in the next lecture. Till then, take very good care of yourselves. Thank you.